दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी आज से 2 दिन के दूसरे विदेश दौरे पर रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूएई में रहेंगे और जहां पर 16 अक्टूबर को दुबई में इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो का आयोजन होगा। इसके बाद 17 अक्टूबर को अबू धाबी में सीएम धामी रोड शो करेंगे और इस रोड शो में सीएम अलग अलग क्षेत्र के कारोबारियों के साथ में मीटिंग करेंगे और साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कारोबारियों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में निवेश आ सके। साथ ही सीएम ने कहा कि अप्रवासी उत्तराखंड के लोगों ने बाहर रहकर बहुत काम किया है, नाम कमाया है और उनके अनुभवों का लाभ प्रदेश सरकार लेना चाहती है। इसलिए एक सेल भी गठित की गई है जो कि उनके कोऑर्डिनेशन के साथ में काम आगे बढ़ाएगी। अप्रवासी भारतीयों के लिए, चूंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने परिश्रम से, मेहनत से उन्होंने बहुत काम किया है, अपना नाम भी बनाया है, एक स्थान प्राप्त किया है। वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएं। राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है जो सबसे साथ समन्वय करके उनकी कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का वो काम करना चाहते हैं तो उसमें सहयोग प्रदान। पिथौरागढ़ के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही हरीश धामी ने कहा है कि पीएम मोदी की पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र गुंजी और आदि कैलाश की यात्रा से इस इलाके में जहां पर्यटन बढ़ेगा वहीं इसका फायदा धारचूला सहित पूरे उत्तराखंड को मिलेगा। बता दें 12 अक्टूबर को पीएम मोदी पिथौरागढ़ के दौरे पर थे, जहां पीएम ने पिथौरागढ़ को करोड़ों की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रोके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के दौरान में दिए गए विजन को अब कैसे साकार किया जाए, इस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को बॉर्डर इलाकों में चलाए जा रहे विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के आधार पर पूरा काम करने के निर्देश भी दिए गए। देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे और जितिन प्रसाद ने सीएम धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग हुई और ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। कॉर्बेट घोटाले में सीबीआई ने एक्शन शुरू कर दिया है। शनिवार को सीबीआई ने पूर्व आईएफएस के हरिद्वार स्थित घर पर छापेमारी की है और बताया जा रहा है कि घंटों चली छापेमारी में सीबीआई ने कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में कल सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और अभी तक विजिलेंस मामले की जांच कर रही थी और केस दर्ज करते ही हरकत में आई सीबीआई ने पूर्व आईएफएस किशन चंद और साथ ही पूर्व वन रेंज अधिकारी ब्रज बिहारी शर्मा के देहरादून स्थित मकान पर छापेमारी की है। मामला 2019 में पाखरो रेंज में टाइगर सफारी के निर्माण के दौरान का है। पूर्व आईएफएस किशन चंद को विजिलेंस ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। फिलहाल किशन चंद जमानत पर बाहर चल रहे थे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाखरू टाइगर सफारी मामले में सीबीआई जांच को लेकर हरक सिंह रावत का बयान आया है। सीबीआई जांच पर बोलते हुए हरक सिंह के आंसू छलक गए। हरक सिंह का कहना है कि आईएफएस अफसरों की एक लॉबी ने
मिसलीड किया। अगर 6000 पेड़ काटना साबित हुआ तो आजीवन कारावास भुगतान के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही हरक ने कहा, मौका मिला तो भविष्य में पाखरो टाइगर सफारी बनाकर रहूंगा। लोग सोचते नहीं कि हमारी जो अच्छाई है, हमारी जो उपलब्धि है, हमारे जो जानवर हैं वो भी सेव रहे। मुझसे ज्यादा जानवर प्रेमी कोई हो सकता है क्या? मुझसे ज्यादा पेड़ प्रेमी कोई हो सकता है क्या? क्योंकि मैं तो जंगल में पैदा हुआ हूं। मेरे गांव सड़क नहीं थी। मैं 91 में जब मिनिस्टर बना तब अपने गांव को सड़क ले गया हूं। मैं देवल स्कूल जाता था, 10 किलोमीटर पैदल जाता था जंगल से होके। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी मुझे लगता है कि भाई एक अच्छे काम के लिए, जिस काम के लिए हरक सिंह की तारीफ होनी चाहिए कि मैंने भारत सरकार से इतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाया है। देहरादून से खबर है, जहां पर मसूरी विधानसभा के दानियों का डांडा में पीडब्ल्यूडी ने प्राइवेट जमीन पर सड़क बना दी और गांव वालों ने पीडब्ल्यूडी पर बिना मुआवजे दिए सड़क बनाने का आरोप लगाया है। तो वहीं सूचना आयोग के आदेश में खुलासा हुआ कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के बीच में गलत एमओयू हुआ है। देहरादून में ओल्ड मसूरी रोड से सटे दानियों का डांडा गांव में सड़क बन गई। प्राइवेट जमीन से गुजरने और एक प्राइवेट होटल को कनेक्ट करने वाली सड़क पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। तो गांव वाले मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, आप जरा इस कहानी को समझिए। आरटीआई और राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के आदेश से खुलासा हुआ कि दानियों का डांडा में सड़क बनाने के लिए नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने एमओयू यानी समझौता किया। पर पता चला कि जिस रोड के लिए समझौता हुआ वहां नगर निगम की जमीन ही नहीं थी। आयोग में सुनवाई में उस वक्त नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनूप भटनागर ने कोई एमओयू नहीं होने की बात कही, जबकि नगर निगम ने एमओयू कैंसिल होने की बात कही। तब सवाल खड़ा हुआ कि जब जमीन नगर निगम की थी ही नहीं तो एमओयू किया क्यों, और वो भी कि पीडब्ल्यूडी किसके आदेश पर सड़क बना रहा है, वो भी प्राइवेट जमीन पर। इसी गोलमाल, घालमेल और अलग अलग बातों से वो गांव वाले परेशान हैं जिनकी जमीन पर बिना पूछे सड़क बना दी गई। हमारा ये कहना है कि अगर तो उनको रास्ते की जरूरत है तो वो हमें इतनी जमीन कहीं दे दें खरीद के, या हमें मतलब जो कंपनसेशन दे, इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट का रूल सरकारी नियम है जो उसके हिसाब से दे। नहीं, हमारे से नहीं पूछा गया। ये तो हम पक्की करने से रोका गया है ना। वैसे रास्ता तो ये चल ही रहा था जब से इन्होंने बंदोबस्त में, रास्ता हमने भी नहीं रोका, पर हमने जब रोका हमने कहा पक्की नहीं होने दें जब तक हमारा। सड़क पर सवाल उठ रहे हैं तो शासन, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकल विधायक और मंत्री गणेश जोशी भी हैरान है कि आखिर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने ऐसा किया कैसे। तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से फर्जी रजिस्ट्री की तरह इस सड़क की एसआईटी जांच की मांग की है। पीडब्ल्यूडी अगर किसी की प्राइवेट लैंड पर सड़क बनाती है, उसी अधिकृत करती है, तो उसके मानक के अनुरूप मुआवजा उसको मिलना चाहिए। बिना आपस में नगर निगम और उसमें बातचीत में सड़क बन गई। मुझे आज समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञान हुआ है और मैंने इसका संज्ञान लिया है, और जो जायज मुआवजा है प्रभावितों को दिया जाएगा। कि बहुत गहन जांच होनी चाहिए। एसआईटी की मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को एसआईटी की जांच बैठानी चाहिए। जिस तरह से जमीन फर्जीवाड़ा खुलासा हुआ, उसका फर्जी दस्तखत बना करके किसी की जमीन किसी के नाम कर दी गई, वो उसी प्रकार से ग्रामीणों की जमीन, जो ग्रामीणों ने सड़क की मांग ही नहीं करी, उनकी जमीन पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने एक एमओयू कर लिया। पीडब्ल्यूडी उसमें करोड़ों रुपए खर्च करके सड़क बना रहा है। एक निजी होटल को फायदा पहुंचाने के लिए ग्रामीणों की सड़क पर फर्जी एमओयू करके। कई बार गांव की बेचारी जनता आंदोलन करते करते थक जाती है और अफसर मामलों को फाइलों में दबाकर फुटबॉल बना देते हैं। लेकिन राजधानी देहरादून में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने ऐसा अनोखा कारनामा किया कि समझौता करके प्राइवेट जमीन पर ही सड़क बना दी, जो कि भविष्य में दूसरे अफसरों के लिए उदाहरण भी बन सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला। हरीश रावत ने राज्य सरकार पर निकाय चुनाव को टालने का आरोप लगाया। हरीश रावत का कहना है कि सरकार हार के डर से घबरा गई है, इसलिए निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती।
पंचायती चुनाव करवाने का, नगर पंचायतों के चुनाव करवाने का नहीं है और हम इस जो पंचायती चुनाव को टालने का प्रयास हो रहा है उसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई, घबराई नहीं है। हल्द्वानी में आंखों से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाली संस्था नैप के संचालक और महासचिव श्याम धानक पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। धानक पर आरोप एक ऐसी 13 साल की बच्ची ने लगाए हैं जो अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकती है। इस बच्ची की मां की शिकायत के बाद में पूरी घटना का खुलासा हुआ। नैप हल्द्वानी का एक नामी संस्थान है जो कि आए दिन शहर के बड़े बड़े लोग दिव्यांग बच्चों के साथ में अपनी खुशियां शेयर करने के लिए आते रहते हैं। इसलिए शहर के लोग भी नैप संस्था के संचालक की करतूत सुनकर हैरान हो गए हैं और संस्था में रहकर 100 से ज्यादा दिव्यांग बच्चे पढ़ाई करते हैं और पुलिस अब दूसरे बच्चों से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है जिससे कि धारी की काली करतूत की कहानी साफ हो पाए। महोदय द्वारा जांच कराई गई। जांच में जो उसमें एलिगेशंस लगे थे वो सत्य पाए गए और उसी के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने 164 धारा 164 के बयान कराए गए हैं और बयानों के आधार पर महासचिव को अरेस्ट किया गया है और आज माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। संस्था से हम सारे लोग जुड़े हैं। पूरा जो शहर है, क्षेत्र है, कहीं ना कहीं नैप संस्था को हम लोगों ने सहयोग दिया है। वहाँ पे जाके हम लोग उन बच्चों से मिले हैं, उन बच्चों के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हमने प्रतिभागिता करी है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा था ये सब सुनकर बड़ी हैरानी हुई और बड़ा दुख हुआ, बड़ा शर्मसार हुए। मांग यही है कि जो भी न्यायिक कार्रवाई है सख्त से सख्त, कठोर से कठोर और पारदर्शी। भी कुछ हमें अच्छा काम करना होता था, हम वहाँ जाते थे, बच्चों के बीच में बैठते थे, तो वहाँ के ही ओनर अगर ऐसे प्रकरण में उनका नाम आएगा तो बहुत ही एक शॉकिंग है हम सभी के लिए। शनिवार को विकास नगर के चकराता में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर मीनस के पास एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई जिससे कि गाड़ी में सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी शवों को खाई से बाहर निकाला। सभी लोग हिमाचल के विकास नगर आ रहे थे हिमाचल से, तभी मीनस के पास यह हादसा हुआ। बागेश्वर में मशरूम में खाद डालने के बाद भी एक मजदूर की मौत हो गई। एक मशरूम उत्पादक ने खाद मिक्सिंग के लिए 2 मजदूरों को काम पर लगाया था और काम खत्म होते ही मजदूर बिना हाथ धोकर चाय पीने लगे। इसके बाद में जैसे ही एक मजदूर ने तंबाकू खाया तो मजदूर की हालत बिगड़ने लगी। मजदूर को आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। उन्होंने तंबाकू निकाला हाथ से, हाथ ऐसे पोंछा। अब क्योंकि हम हर हमेशा मट्टी का काम करते हैं, हमको उतना नॉलेज नहीं, उसके बारे में नहीं था। एक कुछ स्प्रे पहले उन्होंने डाला था, उसके बाद भी हमने काम चालू किया था। तो उसके बाद उन्होंने तंबाकू खाया चाय पीने के बाद। तंबाकू जैसे ही खाया तो उनके मुंह में पूरी ऐठन जैसी आने लगी, गले में जलन जैसी होने लगी। उत्तराखंड में अगले 2 महीने में जनता से जुड़े विभागों में सरकार बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। ड्यूटी में लापरवाही के साथ ही जनता को हुई असुविधा पर सरकार सख्त मूड में है और पहले टारगेट पर परिवहन, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार काम करने की स्ट्रेटजी में बदलाव करने जा रही है। पहला अल्टीमेटम परिवहन निगम के 15 कर्मचारियों को दिया गया जो 31 अक्टूबर तक अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह रामनगर में एआरटीओ में औचक निरीक्षण किया और उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट में भी वर्क कल्चर को सुधारने का मैसेज गया है। सरकार ने शिक्षा विभाग को बोर्ड रिजल्ट सुधारने और स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। वो लगातार इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से सरकारी मशीनरी चुस्त दुरुस्त हो और जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सही प्रकार से लोगों तक पहुंचे। इस कारण से लोगों में कुछ जागरूकता भी आए। विपक्ष का कहना है कि देर से ही सही सरकार ने भी माना कि पब्लिक को असुविधा हो रही है, इसीलिए 7 साल बाद चुनाव से ठीक पहले काम करने की याद आ गई। सारे ऐसे विभाग जिन विभागों में जनता का रोज आना का
कर्मचारियों से, अधिकारियों से वास्ता पड़ता है, वो पूरी तरह से लचर नहीं, ध्वस्त पड़े हुए हैं। हमेशा से कहते रहे अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, और जब नियंत्रण नहीं होगा तो स्थितियां लचर होंगी। अब सरकार को चुनाव के वक्त याद आ रहा है, बधाई देता हूं मैं सरकार को, कम से कम जागी तो। वैसे जनता से जुड़े डिपार्टमेंट पर सरकार का सख्त रुख जाहिर तौर पर लोगों को फायदा पहुंचाएगा और चुनाव के पहले इसके इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश का अलर्ट। मैदानी जिलों में हल्की बारिश तो पहाड़ी में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि प्रदेश में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो मौसम की तरफ से संभावना जाहिर की गई है कि पहाड़ी और साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो पहाड़ों में बर्फबारी के आसार है, तो वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर तेज बारिश हो सकती है। तो मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि पहले के मुकाबले टेम्परेचर काफी कम हो गया है, लेकिन उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के बाद में तापमान में और गिरावट देखी जाएगी। तो मौसम विभाग की तरफ से ये आशंका जाहिर की गई है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग हुई। पुलिस प्रशासन के कड़े पहरे के बीच मतदान हुआ और इस बार 65% मतदान छात्र संघ चुनाव में हुआ है। वहीं मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मतगणना की जा रही है और देर शाम तक रिजल्ट आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। 15 अक्टूबर जिम कॉर्बेट पार्क का बिजरानी और गार्जिया जोन पर्यटकों के लिए आज से खोल दिया जाएगा। इसके लिए पार्क प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभी यहां से सुबह और शाम डे विजिट ही होती है। नवंबर में ढिकाला जोन खुलते ही यहां पर नाइट स्टे की सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी, जिससे पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। लेकिन डे विजिट में हुई शुल्क वृद्धि से कारोबारी थोड़ा डरे हुए नजर आए। तो नए सत्र को लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज से बिजरानी गार्जिया जोन खोल दिए जाएंगे। पर्यटकों के लिए इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। उत्तरकाशी के मोरी में जखोल लिवाड़ी सड़क 4 महीने से बंद है। इसकी वजह से 5 गांवों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत बीमार लोगों को हो रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। गांव के एक बुजुर्ग शख्स को गांव का युवक पीठ पर बैठाकर ले जा रहा है। खड़ी चढ़ाई में बुजुर्ग को पीठ पर ले जाया जा रहा है और इस तरह बीमार लोगों को इस तरह से उठाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग सोया हुआ है और रोड बंद है। ये कंडीशन है। टिहरी में मेगा प्रोजेक्ट के तहत में टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन डेवलपमेंट किया जाना है, लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रह गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने काफी सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद करीब 2000 करोड़ रुपए से टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन डेवलपमेंट किया जाना है, जिसके तहत टिहरी झील के साथ ही आसपास के क्षेत्र को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा और टिहरी झील पर्यटन सर्किट को बढ़ाया जाएगा। लेकिन लोगों का आरोप है कि काम सिर्फ सर्वे तक ही सीमित है, उससे आगे काम नहीं हो रहा है। टीमें यहाँ पर सर्वे करने आती हैं, वो कभी प्रताप नगर घूमती है तो कभी डोबरा पुल, मदन नेगी, प्रताप नगर, अन्य जगहों पर जाकर अपनी सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रह गई हैं। बार बार सर्वे एजेंसी आती है, पता नहीं कितनी एजेंसी आ गई। अब सुनने में आ रहा है वेब कोस्ट ने 1-1.5 साल तक खूब मजे लूटे या खूब खाना पीना खाया। कभी साधना गए, कभी मदन नेगी गए, कभी धारकोट गई, कभी तिवाड़ गाँव आए, कभी डोबरा गए, लेकिन अब उनको ही हटा दिया गया। उनकी पूरी DPR फेल हो गई, नई एजेंसी आ रही है कोई। तो हम जैसे युवा तो बेउम्मीद हो गए इनसे। प्रताप नगर, मदन नेगी और डोबरा चांदी क्षेत्र में
विजिट तो किया, लेकिन उस पर आगे काम अभी तक नहीं बढ़ पाया है। वहीं पर्यटन विभाग के अधिकारी का कहना है कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर अभी सर्वे का काम किया जा रहा है और कहां पर क्या पर्यटन एक्टिविटी होनी है, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हमारे प्रवासन को एक बार अभी निरीक्षण किया गया था, जॉइंट विजिट किया गया था, जिसमें एवं भूमि उपलब्धता देखते हुए एक अतिरिक्त स्थल पर बोटिंग पॉइंट का संचालन किया गया। टिहरी झील के आसपास के क्षेत्र में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसको तराशने की जरूरत है ताकि टिहरी में पर्यटन को पंख लग सके। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का कल बिहार के गया में पिंडदान किया गया। दोनों के पिंडदान और तर्पण के लिए बड़ी बेटी कृतिका रावत और छोटी बेटी तारिणी रावत के साथ जनरल विपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत, साथ में मधुलिका रावत के भाई यशवर्धन सिंह पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उनका श्राद्ध और पिंडदान किया गया। सनातन धर्म में गया में पिंडदान का काफी ज्यादा महत्व है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। हम लोग यहाँ आए हुए हैं जनरल विपिन रावत साहब का और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पिंडदान करने। पितृ श्राद्ध है आज। मैं मधुलिका रावत का छोटा भाई हूँ और हम सभी लोग आए हैं। उनकी दोनों बेटी आई हैं, जनरल साहब के छोटे भाई भी आए हुए हैं। आज हम लोग पिंडदान करके श्राद्ध करके हम लोग आगे जाएंगे। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। मंदिरों और शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। शास्त्रों में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इससे विघ्नों का नाश होता है और घर में शुभ मंगल का आगमन होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त जानकर शुभ समय में नवरात्रि में शांति कलश की स्थापना करने की मान्यता है और सुबह में चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में 2-2 चरण संपूर्ण हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कलश स्थापना सुबह यानी कि अभी आप कर सकते हैं और साथ ही अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:30 बजे तक रहेगा। 24 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा।